अगर हम इस चुंबक को बांध कर लटकाएं तो ध्यान रखना कि इसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा और दूसरा सिरा होगा इसका दक्षिण का। लेकिन ये आ चुके हैं आपके सामने फिर एक मजेदार क्लास लेके, जिसका पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ के अंदर हम चुंबक के शुरुआती पॉइंट से लेके अंतिम पॉइंट तक सब कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए क्लास को मिस मत करिए, पूरी क्लास को जरूर देखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं चुंबक के बारे में कि हम चुंबक किसको बोलेंगे, क्या होता है चुंबक। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ऐसा गुण है जो किसी भी लोहे की वस्तु या निकिल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो लोहा या निकिल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है प्राकृतिक चुंबक। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जो कुदरती रूप से पाया जाता है, हम उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर या कह सकते हैं लोहे का ऑक्साइड वगैरह। ठीक, इस तरीके से। अब जान लेते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक हम किसको कहेंगे? ऐसे चुंबक जो मानव ने बनाए हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं रेडियो के अंदर चुंबक आती है, स्पीकर जितने भी होते हैं, डीजे होते हैं, सब के अंदर चुंबक लगी होती है और अलग अलग प्रकार से चुंबक का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। ये सारे के सारे क्या है? कृत्रिम चुंबक ही हैं। और अब जान लेते हैं कि चुंबक कैसे काम करता है। देखते हैं, एक बात समझिए, ये मान लीजिए कि हमने चुंबक बनाई। ठीक, हमने चुंबक बनाई तो हमेशा ध्यान रखना कि चुंबक के दो दिशाएं होती हैं, दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक सिरे को एन और दूसरे को एस बोलते हैं। पहले को एस, दूसरे को एन। जो सिरे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, चुंबक के ध्रुव। तो ध्यान रखना चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला एन, दूसरा एस। एन का मतलब हो गया नॉर्थ और एस का मतलब हो गया साउथ। ठीक है ना, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशाएं हो गई। दूसरा पॉइंट कि चुंबक की जो दो दिशाएं हैं, ये अगर मान लीजिए कि कोई चुंबक है, ये चुंबक मान लीजिए, अगर इसको हम धागे में लटका के इस तरीके से रख भी लें तो हमेशा एक चुंबक का सिरा होगा उत्तर की तरफ और दूसरा होगा दक्षिण की तरफ। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ये चुंबक मैंने मान ली और ये इसको मैं बांध लेता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से अगर हम इस चुंबक को बांध कर लटकाएं तो ध्यान रखना कि इसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा और दूसरा सिरा होगा इसका दक्षिण का। लेकिन ये चुंबक नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल हमारी बात को फॉलो नहीं करने बैठा, थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, ये मार्कर है नॉर्मल। अगर ये चुंबक होता तो इसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण को होता। तो चुंबक को अगर ऐसे बांध के रखें स्वतंत्र रूप से तो चुंबक का एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा होगा दक्षिण की तरफ। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट जानते हैं कि भाई चुंबक के जो दो ध्रुव हैं एन और एस, इनको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें तो ये कभी भी अलग नहीं होगा, बल्कि चुंबक अलग हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे मन में आया कि ऐसा करते हैं कि इस चुंबक को ना दो करके देखते हैं, इसका उत्तर सिरा अलग कर लेते हैं और दक्षिण सिरा इसका अलग कर लेते हैं, ऐसे मान के देखते हैं। तो ये क्या होगा? चुंबक टूट जाएगी बीच में से। ऐसे का चुंबक तो टूट जाएगी, पर लेकिन चुंबक टूटने के बाद फिर से दो चुंबक तैयार हो जाएंगे और दोनों के अंदर फिर से दोनों के ध्रुव तैयार हो जाएंगे। ये भी चुंबक अलग, ये चुंबक अलग। और लेकिन इसका जो यहाँ पे क्या था, दूसरे हमने तोड़ा, बीच में कोशिश कर ली तोड़ने की, तो इसके भी दोनों ध्रुव आ जाएंगे, इसके भी दोनों ध्रुव आ जाएंगे। मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग करना इम्पॉसिबल है, कभी भी इसको अलग नहीं किया जा सकता।
तुम इस कोई सी चुंबक है, इतनी बड़ी चुंबक है, अगर तुम 3 टुकड़े करोगे तो तीनों पे इसके अलग अलग ध्रुव बन के आ जाएंगे। पहले एक भाग मैंने ये कर लिया और दूसरा भाग मैंने ये कर लिया। ये एन एस एन एस एन एस, कभी भी ध्रुव अलग नहीं होते हैं। अब जानते हैं चुंबक के गुण कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या था कि चुंबक को अगर हम धागे में किसी इस तरह से कि धागे से बांध के लटकाया जाए तो इसके दोनों ध्रुव, एक ध्रुव उत्तर की तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ होगा। तो इसका भी पहला गुण यही हुआ कि चुंबक को जैसे ही हम धागे में बांध के स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो इसका एक ध्रुव उत्तर को, दूसरा ध्रुव दक्षिण की तरफ होता है। ये पहला हमारा क्या है, गुण हुआ। दूसरा गुण क्या हुआ कि चुंबक को अगर तोड़ा जाए और इसके ध्रुव को अलग करने की कोशिश की जाए तो चुंबक के ध्रुव कभी भी अलग नहीं होते, जबकि कंप्लीट चुंबक पूरी अलग हो जाती है। एक चुंबक नई बन जाती है तोड़ने के बाद, उसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते। अगला पॉइंट इसका यह है, यानी अगला गुण यह है कि जो चुंबक होती है ना, जो चुंबक होती है तो चिपकाने की, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो किनारों पे ज्यादा होती है, किनारों पे ज्यादा होती है, ध्रुवों पर ज्यादा होती है। जैसे जैसे अंदर की ओर तरफ चलेंगे तो ये शक्ति क्या होती है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ये चुंबक के बीच में चिपकाने की या आकर्षित करने की क्षमता 0 के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, और ध्रुवों पर यानी कोनों पे अधिक होती है। ये इसका पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट ये कि अगर चुंबक के एक जैसी ध्रुवों को आपस में पास में लाया जाए तो चुंबक कभी भी चिपकेगी नहीं। मतलब जैसे कि एक ही चुंबक है, इसका एन भाग ये हुआ और एस ये हुआ, देखते रहे ना, और दूसरे ही चुंबक मैंने और बनाई, इसका एन ये हुआ, एस ये हुआ। अगर मैं इन दोनों को चिपकाने की कोशिश करूं तो ये चिपकेंगे नहीं, जबकि दूर को हट जाएंगी। यानी एक जैसे ध्रुव कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, पलट लूँ चुंबक को, किसी को भी, यानी इस तरह से कर लूँ, एक तरफ एक चुंबक का एस और दूसरे वाले का एन, तो ये चुंबक आकर्षित कर लेंगे, तुरंत ही चिपक जाएंगे, जाम हो जाएंगे तुरंत ही। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक जैसी ध्रुव कभी भी चुंबक के आपस में चिपकते नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। चुंबक जिस खूबी, यानी चुंबक के अंदर जो खूबी है, जो ऐसा गुण है जो चिपकाने का काम करता है, उस खूबी को ही, उस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। इसका मतलब यही है और कोई नया मतलब नहीं है। चुंबक के अंदर आकर्षित यानी चिपकाने की जो क्षमता है, चिपकाने की जो गुण है, जो खूबी है, जो खासियत है, उस खासियत को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल को मिलेंगे नई क्लास में और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, रखिए अपना ध्यान। आज की क्लास में हम जिक्र करने वाले हैं इन टॉपिकों का। तो पहला टॉपिक इसके अंदर है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और चौथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इन टॉपिकों को हम बारीक से आज समझने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़ कर नहीं जाना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को, कि हम चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे। तो समझते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र असल में होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि कोई चुंबक है, हमने यहाँ पर एक चुंबक बना दी, इस तरीके से कोई चुंबक बनाई हमने, एन एस इसके हमने ध्रुव बना दिए। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां तक इस चुंबक का असर रहता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो क्या मतलब बैठा इसका, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में। अब जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
कि क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर एक बल काम करने लग जाता है, उस बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक तार रखा जाता है, उस तार के अंदर हम विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगने लग जाता है, चुंबक की तरफ से एक बल लगता है, उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसी को हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं या इसी को हम गॉस भी कहते हैं। ये इसके मात्रक हो गए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो गए। अब जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम किसको कह सकते हैं। देखिए इसमें किताब में जो थ्योरी लिखी है मैं उसको समझाता हूँ पहले। जब किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटी दिक् सूचक सुई को रखते हैं, मतलब जब कोई क्षण चुंबक है, एक चुंबक है क्षण के रूप में, इस तरीके से ये है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। भाई मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र इसका इस तरीके से है, बना लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जहां तक इसका असर रहेगा उसी को तो हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी दिक्सूचक सुई रखते हैं। दिक्सूचक का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि एक सुई है जो दिशा को दिखाती है। तो जैसे ही हम इसके अंदर रखते हैं तो ये क्या है कि एक जगह ठहर जाती है, जब हम आगे को बढ़ाते हैं तो वो आगे को बढ़ जाती है और इस तरीके से वो घूमने शुरू हो जाती है। वो घूमते घूमते कैसे जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ को चलने लग जाती है। यानी जैसे जैसे हम उसको आगे को बढ़ाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहती है और देखा जाता है तो पता चलता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ को जा रही है और गोल गोल घूम रही है, इस तरीके से, ऐसे इस तरह से घूम जा रही है। यानी उत्तर से शुरुआत हुई और दक्षिण में जाके वो रुक जाती है और फिर वापस दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर की तरफ को आने लग जाती है, जैसे ही हम सुई को घुमाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तब। तो इससे ये पता चलता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो उत्तर से चलती हैं और दक्षिण की तरफ जाती हैं। आई इस बात समझ में। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये दिखाई नहीं देती हैं तो वो कैसी हो गई, काल्पनिक हो गई। एक आइडिया तो लगाते हैं हम। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। जब किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक दिक् सूचक सुई को रखते हैं तो दिक् सूचक सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे जैसे दिक् सूचक सुई को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो दिक् सूचक सुई की दिशा बदलती जाती है, दिशा चेंज होती है। पहले उत्तर में थी तो आगे को बढ़ती है तो दक्षिण साइड में पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये चुंबक है और यहाँ पर इस तरीके से हमने मान लिया कि यहाँ तक इसका असर है, ऐसे गोल ना बना के हमने चकोर कर लिया कि यहाँ पर इसका क्या है, असर है, चुंबकीय क्षेत्र है। हमने सुई यहाँ पर रखी, ठीक। तो सुई यहाँ पे है तो अभी तो मान लो कि ये उत्तर में है, लेकिन हमने आगे को बढ़ाया जैसे ही तो ये क्या है कि गोल गोल घूमने शुरू हो जाती है। हम तो लेके जा रहे हैं सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके ये गोल गोल घूमती है और इस तरीके से राउंड बनाते हुए एस की तरफ चल जाती है। फिर हम आगे घुमाते हैं तो फिर वही बात कि पहले नीचे रहता फिर बीच में को आता है, यानी ज़्यादा गहराई में, और फिर इसके बाद फिर गोल गोल हो जाता है, वो यानी वक्र बन जाता है एक तरीके का। तो अतः दिक् सूचक सुई के चलने का मार्ग एक वक्रीय रेखा है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। या इसको शॉर्ट में अगर परिभाषित करें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक, क्योंकि वो दिखती नहीं है, हम मानते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करा तो पता चला कि जैसे ही दिक् सूचक सुई चल रही है उसी तरीके से इसके अंदर भी रेखाएं निकल के जा रही होंगी, चल रही होंगी, जैसे कि दिक् सूचक सुई चलती है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा प्रदर्शित करती है। ये इसकी तो परिभाषा हो गई जो कि शॉर्ट में है, लेकिन समझ वैसी है जो हमने अभी आपको समझाया था। अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। आपको दिख रहा है, आप इसको पढ़िए और समझिए। मैं इधर किताब से रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, चुंबकीय रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कौन से ध्रुव से, उत्तर साइड से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ को जाती हैं।
ये बात क्लियर मैं अभी बताया मैंने। तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। उत्तर से चली दक्षिण की तरफ, दक्षिण से निकल के वापस उत्तर की तरफ, इस तरीके से गोल गोल चलती रहती हैं। इस प्रकार चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। अगला पॉइंट, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो दो रेखाएं निकल के जा रही हैं चुंबक में से, तो वो आपस में कभी टच नहीं होती, काटती नहीं है, वो अलग अलग ही रहती हैं। अगर काट भी दें तो क्या होगा, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो लाइनें खींच सकते हैं स्पर्श रेखा हम, जो कि असंभव है, ऐसा होता नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। जहां पर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि उसकी जो क्षमता है चिपकाने की वो ज्यादा है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, घनी होंगी, और जहां पर कम है वहां पर छीदी छीदी होंगी, अलग अलग दूर दूर होंगी। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। ध्रुव से जैसे ही हम दूर देखेंगे, जब चुंबक के पास में तो घनी होंगी, और चुंबक से दूर यानी कि ध्रुव से दूर जाएंगे जैसे ही, तो चुंबक की बल रेखाएं की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो की कम होगी, यानी छीदी होंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरियों पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, जहां पर चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो समान हो, या चिपकाने की क्षमता सब जगह बराबर हो, उस चुंबकीय क्षेत्र को ही हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ऐसा हो तो इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल को नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज का टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला परिणाम। जो हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका एक टॉपिक आता है कि भाई जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी चालक को रख दें तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा। उसके लिए ये फॉर्मूला बन के आता है F बराबर IBL sin थीटा। तो हमें इस फॉर्मूले को बना के लेकर आना है इस चित्र के अनुसार, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बना रखा हमने, इसके अंदर एक धारावाही चालक लगा रखा है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, देखो स्मॉल l लंबाई है, और इसके अंदर I स्मॉल I की ये है, देखो स्मॉल I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। तो हमें इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बना के लेके आना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो समझते हैं भाई कि माना किसी चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी स्मॉल I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसको थीटा डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसके ऊपर एक बल लगने लगता है, तो वो बल किस किस के बराबर होगा। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, तो वो बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। लिखेंगे लगने वाला बल विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। किसके होगा, धारा के, यानी F बराबर अनुक्रमानुपाती स्मॉल I। ये बात समझ में आई, क्योंकि इसमें भी आ चुका है I। अगला पॉइंट देखेंगे, बल चालक की लंबाई क्या स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती
होगा। ठीक, अनुक्रमानुपाती होगा किसके होगा? चालक की लंबाई के। यानी एफ बराबर न एफ अनुक्रमानुपाती एल। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद नंबर 3 में चलेंगे। बल क्या होगा? बल आई आ गया। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। बल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं कैपिटल बी से। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आएगा बल बनने वाले कोण के ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। किसके? बनने वाले कोण की ज्या माने साइन होता है। यानी एफ बराबर एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा की बात ये कर रहा है। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 4। आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का समझाता हूँ। नोट कीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। हमारे पास कितने नियम आ चुके थे? हमारे पास 4 समीकरण आ चुकी थी, है नहीं? तो लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। अब क्या कर देंगे? उन चारों को मिला देंगे मिलाने पर। तो भाई देखो, जो चारों समीकरण थे उसमें नोटिस करो एक चीज़, कि शुरू में जो एफ था वह सभी के अंदर आ रहा था। सभी के अंदर एफ आ रहा था, तो सभी के अंदर एफ आ रहा था, सिर्फ एक एफ लिखेंगे। सभी के अंदर अनुक्रमानुपाती का निशान भी आया था, ये वाला आया था, तो एक लिखेंगे बस। और उसके बाद क्रम से सभी को नोट कर दो। क्या था? आई एल वी साइन थीटा। यानी पहले में आई आया, दूसरे में एल आया, तीसरे में वी आया, चौथे में साइन थीटा आया। जैसे आया मैंने ऐसे नोट कर दिया। अब आगे देखिए, अब ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। जब हम किसी फॉर्मूले से अनुक्रमानुपाती का निशान को हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आता है, और साथ में बराबर का निशान लग जाता है। ये निशान अनुक्रमानुपाती का हट जाएगा और इसके बदले में क्या आ जाएगा? बराबर का निशान और एक अनुक्रमानुपाती, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। तो वही यहाँ पर क्या होगा? एक कांस्टेंट मान लेंगे हम के। ठीक, और ये आई एल बी साइन थीटा। के का मान 1 रखने पर, क्योंकि के का मान 1 होता है, लगा दो भाई 1 यहाँ पर। तो क्या बनेगा? एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से आगे पीछे किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो। आई को पहले कर लो, चाहे एल को पहले कर लो, या बी को कर लो, लेकिन मैं अपने हिसाब से ऐसा करता हूँ ताकि याद भी रहे। तो एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, मैं इस तरह से नोट करता हूँ क्योंकि मुझे याद करने में आसानी होती है। तो आई बी आई एल बिल हो गया, बिल साइन थीटा। तो इसको अगर हम याद करें तो कैसे याद करेंगे? एफ माने वैसे तो बल होता है, लेकिन हम इसको याद करने के तरीके में रखेंगे। तो फ्री का बिल पे साइन कर दो। फ्री का बिल, जो एफ माने फ्री और बिल माने बिल और साइन माने साइन कर दो। फ्री के बिल पे साइन कर दो। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। और तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई कि फ्री के बिल पे साइन कर दो, तो फ्री माने एफ, किस पे साइन कर दो? बिल पे कर दो साइन। साइन के साथ थीटा तो लगा नहीं है तुम्हें। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता।
अब ये फॉर्मूले के अंदर दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन होने के कारण है थीटा, अगर ये थीटा नहीं होता तो कंडीशन नहीं बनती। तो पहली कंडीशन होती है, माना चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो कि जो हमने अभी चित्र बनाया था उस चित्र के अंदर अगर तुम्हारा चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, समांतर मतलब कोई भी कोण नहीं है, 0 डिग्री का कोण है, तो भाई क्या कंडीशन बनेगी? तो बनेगी एफ बराबर बिल साइन 0, ये लग जाएगा 0। तो एफ बराबर, अब यहाँ पर साइन 0 का मान होता है 0, तो ये होगा बिल गुणा 0 और ये पूरा बिल होगी तुम्हारा 0। इन एफ का मान कितना आ गया? 0 आ चुका है। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन माना मतलब अगर यह यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यदि कर सकते हो, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत हो, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो वही यहाँ पर लिख दे लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। तो फॉर्मूला यही अपने पास, फ्री का बिल साइन कर दो भाई, यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 90, तो साइन 90, तो एफ बराबर हो जाएगा बिल साइन 90 का मान 1, तो एफ का मान आ जाएगा BIL यानी बिल, फ्री का बिल। बस इतना फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से हमें किसका मान निकाल लेना? बी का मान आज़ाद कर लेना, अलग कर लेना। तो ये से एफ का मान निकालो, बी का निकालोगे तो एफ बटे IL हो जाएगा बराबर बी, यानी बी बराबर एफ बटा IL। तुम कहोगे ये क्यों करा भाई? ये हम करते नहीं, लेकिन हमें ना बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसे वो मात्रक बनाना है हमें। तो मात्रक बनाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो लिखेंगे इसका मात्रक, किसका मात्रक? एफ का मात्रक नहीं, बी का मात्रक, ये ध्यान रखो। तो एफ का मतलब क्या होता है? एफ बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आई क्या होती है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एल का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर। क्या हो गया? मीटर हो गया ना, हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मात्रक को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस तरीके से ये हमारा मात्रक कंप्लीट हो जाता है। आप नोट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, सीखने मिलता हो रोज़ाना की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, इच्छा हो तो कर सकते हो। पिछली क्लास में हमने आपको एफ बराबर IBL साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसका निगमन कराया था, और आज हम करने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल, जो कि एग्ज़ाम में भर भर के पूछे हैं। जो मैं न्यूमेरिकल इस समय कराने वाला हूँ वो 2014, 15, 16, 17, 18 लगातार पूछा गया है, और अब जो बोर्ड है वो 2027 का है। उम्मीद पूरी है कि आएगा। तो भाई देखते हैं, सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देगा, और मैं रीडिंग करूँगा किताब से। ठीक, देखिए सवाल ने क्या बोला है। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में
2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये सवाल है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक, एल का मान कितना होगी इसमें 1 मीटर, तो लिखते रहेंगे हाथ के हाथ। एल का मान आ गया 1 मीटर। बात क्लियर। इसके बाद क्या बोला है, 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा का मतलब करंट, यानी आई का मान 2.0 एम्पियर। पॉइंट के बाद जीरो लगे हो हटा दिया करो, वरना ये डाउट ही करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो हो इसको हटा दो। क्या एम्पियर, ये आई का मान हो गया। आगे क्या बोला है, 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, बी का मान दिया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये बी का मान दे दिया सवाल के अंदर। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। कोण कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। आगे देखते हैं, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। बल की गणना, एफ का मान इन्होंने हमसे पूछा है। इस तरीके से हम सवाल में जो दिया है सबको नोट कर लेंगे। अगर ये सिंबल परेशान कर रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये लिख दूंगा लंबाई, और ये धारा, विद्युत धारा जिसको कहते हैं, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यह हो गया कोण, और ये हो गया बल। इस तरह से मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई फॉर्मूला वही लगेगा जो उस दिन अपनों ने करा था। क्या फॉर्मूला था, फ्री का बिल, फ्री का बिल पर साइन कर दो। ये तो था एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, इसको आई बी एल भी कहो, ये कुछ बी आई एल कह दो, ये बिल के। तो देखो हमें एफ का मान चाहिए, तो बी का मान लगाओ। बी का मान है 2.5, आई का मान कितना है 2, एल का मान कितना 1, साइन ऐसे रहेगा, थीटा का मान 30, ऐसे मान लगाएंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 2.5 ये ऐसे रहा, 2 एकन 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये पता है आपको। 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया 2.5 न्यूटन, क्योंकि एफ का जो मात्रक होता है बल का वो न्यूटन होता है। ये वाला सवाल हमारे इस प्रकार हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी देखो 2014, 15, 17, 18 में लगातार पूछा गया है। तो सवाल क्या है समझिए जरा। 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। किसकी, बल की। अब देखो क्या कह दिया, लिखते हैं इसको। लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब एल, तार की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये तार की लंबाई आ गई। और क्या बोला 0.5 एम्पियर की धारा, आई का मान, धारा यानी विद्युत धारा 0.5 एम्पियर।
सही है। आगे देखो 3.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर बल है। क्या बोला है? अच्छा, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना है? 3.0। 3.0 को 3 ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे लिखेंगे। कि तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा। कैसे रखा है? लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पे रखा है, तो लिखेंगे कोण थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनना है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। F का मान हमें बताना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये नोट कर लिया। अपना वही फॉर्मूला है पुराना वाला, फ्री का बिल पे साइन करो। F का मान चाहिए तो B का मान लगाओ 3, I का मान लगाओ 0.5, L का मान लगाओ 1.5 और साइन 30 थोड़ी इसमें 90 है। थीटा का मान 90, साइन 90। अब इसके बाद देखो भाई, इसका पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे वो 0 बढ़ाओगे, इसका पॉइंट उड़ाओगे तब भी एक नीचे वो 0 को बढ़ा दोगे, इस तरह से जैसे मैंने बढ़ाया। तो ऊपर क्या बचा? 3, यहाँ पर 5, नीचे को 10, ऊपर 15, नीचे को 10 और साइन 90 का मान होता है 1। ये आपको पता होगा, मैथ पढ़ने वाले हो तो। नहीं हो तो ध्यान रखना, साइन 90 का मान 1 और साइन 30 का मान 1/2। साइन 60 का मान √3/2। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कट गया ना? ठीक, कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 3, ये कट चुका है। ये क्या बचा? 15, और 15 की 1 में गुणा करेंगे तब भी 15 ही रहेगा, इसलिए 1 को हटा दो। और नीचे 10 दूनी 20। अब इसको देखिए आगे क्या करना है, गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 और नीचे 20 आ जाएगा। अब 5 से काट लो, ऊपर 45 और नीचे 20 है, तो 5 नेम 45 और 5 चौक 20, ऊपर 9 और नीचे 4। 4 से 9 को भाग करो, काटो इसको, कितनी बार कटेगा? तो देखो 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगा लोगे तो 0 बढ़ा के वहां पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा? 2, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, फिर से 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 और 4 पंजे 20, कितना है? 2.25। और ये समझ में नहीं आया कि कैसा आया? अगर तुम बेसिक वाले हो सच में तो वही भाग कर लो इस तरीके से, ऐसे। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लो फिर से, 4 पंजे 20 और कट गया पूरा, आ गया। इस तरीके से कर लेंगे इसको। देखेंगे अब अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा है, 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने से उस पर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। ये सवाल है। अब इसमें क्या कह दिया देखो, 1 मीटर लंबे तार में लंबाई यानी एल का मान 1 मीटर हो गया। इसके बाद कितना, 1 मिनट गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा, कितनी धारा प्रवाहित की जाए, आई का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। लिखो धारा यानी आई,
आई स्मॉल से दिखा दो। आई का मान हमसे पूछना चाह रहा है और क्या बोला है कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये किसका मात्रा है? बी का, यह चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान कितना है? 1.2, ठीक है ना? 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद क्या बोला सवाल में? लंबवत रखें, थीटा का मान 90 ले लो। लंबवत की बात कर रहा है ना, तो थीटा का मान कितना लिया जाएगा? 90। तो उस पर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, यानी कि एफ का मान, बल, तो एफ कितना है? 0.128 न्यूटन। ये हमें सब कुछ दे रखा है। अब इसको करेंगे सोल्व। कैसे करना? अपना वही फॉर्मूला रहेगा, एफ बराबर BIL साइन थीटा। इसी फॉर्मूले से हमें करना है। अभी तो इसी से चलना है, और भी आएंगे वो अलग अलग तो फॉर्मूले से होंगे। तो बी का मान 1.2, आई का मान पूछा गया है, एल का मान 1 है, साइन और थीटा का मान 90 और एफ का मान 0.128। सही है, ठीक। अब देखो 0.128 अभी ऐसे लिखेंगे। 1.2 आई की 1 में गुणा करेंगे तो आई रहेगा, साइन 90 का मान लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक। 0.128, अब 1 की आई में गुणा करेंगे तो आई रहेगा, तो कितना होगा? 1.2 गुणा आई। अब 1.2 को नीचे भेज दो इसके, तो 0.128 बटा 1.2 बराबर आई। सही। अब हिसाब किताब करो इसका जरा बैठ के। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? कितने बताओ जल्दी से देख के, मैं लिखूं तब तक। पॉइंट के बाद कितने हैं? 3, 1 2 3 है, 3। तो यहाँ गुणा का निशान लगा के, ठीक, गुणा का निशान लगा के और 1000 लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि 3 जीरो, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे और 1 को साथ में लगाने पड़ेगा नीचे वाले में, और पॉइंट ही खत्म कर देना। और नीचे वाले कितने? पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ से पॉइंट उड़ा के ऊपर को 10 लिख देना, इस तरीके से। और फिर ये सब काम होने वाला, 0 से 0 काट दो। ऊपर कितना आ गया? 128 और नीचे आ गया 12 और गुणा 100 बराबर में आई। अब 4 से काट लो, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऊपर आ गई 32 और नीचे आ गई 3 गुणा 100 बराबर आई। अब तुम कहोगे कि मैं 300 गुणा क्यों नहीं कर रहा हूँ 100 के अंदर, 300 क्यों नहीं बना रहे हूँ? मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही इसकी। अब 3 से 30 को भाग कर लो, क्या कर लूँ? यहाँ कर लेता हूँ। किससे? 32 को 3 से भाग कर लेते हैं, तो देखो 3 ढाई 30, 2 बचा ना, बचा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया। 3 छंग 18, 2 बचा, पॉइंट लगवा 0, 3 छंग 18, फिर वैसे होगा, पॉइंट लगवा 0 हो जाएगा, 3 छंग 18। इस हिसाब से चलते रहेगा वो लगातार, एंड नहीं होगा ये। तो इसको हम अब क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम कम से कम 10.666 लिख लेते हैं अभी, और बटे में 100 बराबर में आई। सही। अब देखो पॉइंट कहाँ पर है? 10 से
10 के बाद, और कितने जीरो हैं यहाँ पर, 2 जीरो हैं। तो ये हमारा पॉइंट, अगर हम नीचे 2 जीरो खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट खसक के 10 के आगे आ जाएगा, 2 अंकों के आगे को। अगर हम यहाँ से 100 गायब कर दें तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 0.1066। और तुम्हें पता है कि अभी एंड नहीं हुआ, चल भी रहा, तो और भी आगे को आ सकते हैं। तो 0.10, 6 और 6 लगातार ऐसे चलते रहेगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो 2 जीरो हैं इसके अंदर, तो पॉइंट 2 जीरो हैं तो पॉइंट हमारे 2 अंकों के पहले आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना बड़ा आंसर तो लिखेंगे ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 अंकों तक, बस 2 अंक लिख लो या 1 अंक लिख लो। तो इसको हम ज़्यादा तो नहीं, फिलहाल हम 1 अंक लिख लेते हैं फिर भी। तो आई का मान आ गया 0.1 और एम्पियर। बस ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बस आज की क्लास यहाँ तक, मिलते हैं कल को नई क्लास के साथ। ठीक, नोट कीजिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल, जो आपको दिख रहा है F बराबर QBV साइन थीटा। इससे पिछली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल करे थे वो करे थे F बराबर VIL साइन थीटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर IBL साइन थीटा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके हमने न्यूमेरिकल पिछली क्लास में करे थे और आज हम सोच रहे हैं इसको कराने के लिए। सवाल पहला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसको करते हैं कैसे होना है, इसी फॉर्मूले से करेंगे, ये याद रखना। तो आवेश कितना दिया है, आवेश जिसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये आपको पता है कितना दिया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये तो पता है ना। हाँ, ये 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र लिख लूं यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया 1000। क्या आ गया यहां पर, अब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक भी आ जाएगा साथ के साथ। अब सवाल में क्या दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री लिखेंगे, कोण यानी थीटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया। और क्या दिया गया है, 5 गुणा 10 के घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। बी का मान लिखेंगे गति, ये चाल कर सकते हैं, स्पीड, चाल। बी कितना है, 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ये मान दिया है बी का। अब क्या पूछा, बल, बल बताओ, यानी एफ का मान हमसे पूछा जा रहा है। बताओ जरा, फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला था एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ क्यू का मान लगा दो, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। बी का मान है 5 गुणा 10 की घात 6, और दूसरा वाला बी का मान है 1000, और साइन थीटा का मान कितना हो गया, 30। इस तरीके से ये मान हमने लगा दिए। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करना सोल्व, देखो ध्यान से। ये 1.6 को कुछ समय के लिए 16 मान लो, 16, तो 16 पंजे 80, कितना आ गया, 80 आ गया।
लेकिन ये 16 थोड़ी था, पॉइंट हटा लिया था। अब पॉइंट लगा दो वापस, 8.0 हो गया। और 8.0 का पॉइंट के बाद 0 होता है तो इसको मानते नहीं, हटा देते हैं। यानी ये मिला के कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया। किस कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। ये बात क्लियर हुई। अब ये 10 की घात -19 है, या 10 की घात 6 है। जब घात 10 से यानी कि आधार सेम होता है, आधार का मतलब जैसे नीचे 10 10 हैं, नीचे 5 5 हैं, 8 8 एक जैसी होता है, तो इनकी जो घातें होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं निशान के साथ में। तो भाई यहाँ पर इकट्ठी करेंगे तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो आधार सेम हुए, तो घात होगी इसकी 19 माइनस की और प्लस वाला 6, क्योंकि इस पर कोई निशान नहीं है तो प्लस की मानी जाएगी ये। यानी ये चीज़ें भी हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं। अब क्या बचा, 1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 जीरो है ना, तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो है तो 10 की घात 3 लिखेंगे। और साइन 30 का मान होता है 1/2। और अब इस 2 से इस 8 को काट लो 4 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 10 की घात। देखो 6 में से 19 घट रहे हैं तो माइनस का 13 बचेगा, और 10 की घात 3, और इधर बचा 1, और 1 से कोई असर नहीं पहुंचेगा क्योंकि गुणा में चल रही है, और गुणा भी कर लोगे तो बात वही पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या बचा, 4। इसमें देखो 10 10 नीचे सेम होगा तो घात क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से। अब ये 4 ऐसी रहेगा, गुणा 10 की घात 13 और ये 3 है, 13 और 3, 3 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब तुम्हारा यहाँ पर सवाल अब एंड भी हो जाएगा, ज़्यादा करने की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब आगे बचा भी नहीं। इस प्रकार हम इस सवाल का आंसर को मान लेंगे। तो ये जो मान आया वो किसका आ गया, एफ का मान आ गया। एफ बराबर 4 गुणा 10 की घात -10, ये सवाल का आंसर हो जाता है। नोट कीजिए, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इसको करने की शुरुआत करता हूँ। देखिए क्या क्या दिया गया है, सवाल आप पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। अब एस क्या है, क्यू का मान, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। और थीटा का मान 30 डिग्री है। और स्पीड कितनी है, वेग की बात करें स्पीड, यानी बी का मान है यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और उसके बाद क्या बोला इसके अंदर, बल, एफ का मान कितना हो चुका है, 4.8 गुणा 10 की घात -10। तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी बी का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा मान दिए गए हैं सवाल के अंदर। सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उसको पढ़िए समझिए, और मैंने मान नोट कर दिए हैं करने के लिए। तो भाई फॉर्मूला लगाओ, भाई क्या होता है, एफ बराबर QBB साइन थीटा। तो एफ का मान 4.8 इंटू 10⁻10 इक्वल, क्यू का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी का मान हो गया 3 गुणा 10 की घात 5, ये वाला, ये इस वाला बी का मान कितना हो गया, ये तो निकालना है अपनों को, और साइन 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30 हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे मैनेज करना है। इधर देखो, इधर भी सब गुणा में है और इधर भी सब गुणा में है। कुछ कटेगा तो हम काटेंगे, बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं इसको हम। बहुत कुछ कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है। पॉइंट हटाया इसका, नीचे वो 0 बढ़ाया, पॉइंट उड़ाया इसका, नीचे वो 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक। और इसके बाद चलो देखेंगे अभी। अब इसका नीचे 10 बना, नीचे इधर भी 10 बना, तो इसके 10 से ये वाला 10 भी खत्म कर देंगे, कर दिया। तो ऊपर क्या बचा, 48 गुणा 10 की घात -10
बराबर, यहाँ क्या बचा 16, 16 बचा, और 16 तिया 48 गुणा 10 की घात माइनस 19, 3 तो गुणा में हो चुका है, गुणा 10 की घात 5 गुणा 20 गुणा साइन 30 का मान 1/2। ये बात क्लियर। अब 48 से 48 कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड में बराबर के बाद गुणा ही है। इसके बाद अब यहाँ क्या बचा 10 की घात माइनस का 10, और यहाँ क्या बचा 10 की घात माइनस का 19। और हमने तुम्हें यह बताया था कि जब नीचे वाला आधार सेम होते हैं तो ऊपर की जो घात होती है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो बताओ देखो 10 इसमें भी 10 इसमें भी है, तो 19 घात ये हुई 5 ये हुई, तो 19 + 5 हो जाएगी। 10 की घात माइनस 19 + 5 गुणा b और बटे में 2, b/2। अब क्या करेंगे 10 की घात माइनस का 10 बराबर 10 की घात, अब देखो 5 में से 19 घटेगा तो माइनस का 14 गुणा b/2। ये हो गया। अब ये वाला 2 इधर को भेज दो तिरछे गुणा करके इधर को, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 बराबर में 10 की घात माइनस का 14 गुणा b। ये इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि ये बटा है तो इधर को जाके ये गुणा में हो जाएगा। अब b का मान चाहिए हमें, तो 10 की घात माइनस 14 को हटाओ इधर को, तो ये भी क्या पहुंच जाएगी यहाँ पर, ये पहुंच जाएगा इसके नीचे 10 की घात माइनस का 14 बराबर b। अब क्या करना है आप लोगों को, ये 10 की घात 14 को ऊपर ले जाओ। जब नीचे से कोई चीज ऊपर को जाती है तो उसकी जो घात होती है, घात का निशान बदल जाता है, तो माइनस का तो ऊपर जाके ये क्या बनेगा प्लस का बन जाएगा, और बराबर में क्या बनेगा b। वही नियम आ गया, नीचे वाले सेम होते तो घातें इकट्ठी होती हैं, तो भाई घातें इकट्ठी करोगे तो क्या बचेगा 10 में से 14 में से 10 घट रहा है तो कितना बचेगा 4 बराबर b। और ये सवाल का तुम्हारा आंसर भी हो चुका, b का मान आ गया 2 गुणा 10 की घात 4। ठीक, इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। आज हम जानने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम, कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो भाई बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो क्या बताता है कि कोई धारावाही चालक है, कोई तार है जिसके अंदर करंट चल रहा है, तो उसके छोटे से भाग dl के कारण, यानी मान लो इसकी पूरी की लंबाई l है तो उसका जो छोटा भाग होगा वो क्या होगा dl, यानी dl कह सकते हो या डेल l कह सकते हो। डेल l भाग के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसी को जानने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। और धारावाही चालक के एक छोटे खंड, कोई चालक है धारावाही, उससे एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए डेल एल, द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उस बिंदु के उस छोटी सी लंबाई dl के कारण, तो वो किन किन पॉइंटों पर निर्भर करती है। चित्र आपको दिख रहा है, आप देखिए इसमें कि एक तार दिया है, इसके अंदर I एम्पियर की, कैपिटल I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी एक छोटी सी लंबाई डेल एल मान ली है हमने, और थीटा डिग्री कोण पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कैपिटल P बिंदु पर, वहां तक की लंबाई स्मॉल r दूरी दी गई है, यानी स्मॉल r दूरी दी गई है। अब देखते हैं भाई, तो पहला पॉइंट क्या बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चालक खंड की लंबाई, चालक
खंड की लंबाई डेल एल कर लो इसको के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अर्थात कह सकते हैं इसको कि B अनुक्रमानुपाती डेल एल, ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको इस तरीके से बना के। अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। चालक खंड में प्रवाहित धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है अनुक्रमानुपाती? चुंबकीय क्षेत्र, यानी B अनुक्रमानुपाती I, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो भाई यहाँ इसमें बोल दिया है कि जो B होता है ना वो डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें कहा कि जो डेल एल लंबाई है उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल I एम्पियर की, उसके अनुक्रमानुपाती भी होता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। चालक खंड से बिंदु की दूरी, बताओ जो कैपिटल P है वो कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर है ना। तो लिखेंगे चालक खंड से बिंदु की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? 1/में हो लिखेंगे उसको। होता तो अनुक्रमानुपाती पर इसको 1/में कर लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा? B अनुक्रमानुपाती 1/r²। अगर वो व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलता तो बटेगा 1/में नहीं लिखते इसको, इसने बोलते व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए हमने इसको बटे में लिख लिया है। तो ये हो गया हमारे पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट क्या बोला है? धारा की दिशा और बिंदु के बीच के कोण। धारा की दिशा और बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि B अनुक्रमानुपाती क्या लिखेंगे? साइन थीटा। सही है। जया का मतलब यहाँ पर साइन ही होता है, जहाँ जया शब्द आएगा वहाँ पर साइन लगा देंगे। तो ये 4 पॉइंट इसने बता दिए हैं कि ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब हम चारों को मिला के एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर चारों नियमों को मिलाने पर, चारों को मिला देंगे, चारों नियमों को मिलाने पर। तो भाई मिलाएंगे तो B तो देखो सबके अंदर आ रहा है, तो B तो ऐसे रहेगा। अनुक्रमानुपाती निशान सबके अंदर है, ऐसे रहेगा। इसमें क्या चेंज है? डेल एल। इसमें क्या चेंज है? I। इसमें क्या है? नीचे आएगा ये तो चलो, और इसमें साइन थीटा, और नीचे क्या रहेगा? r²। इस तरीके से सबको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाओगे तो भाई यहाँ पर एक मान लगाने पड़ेगा। जैसे हम के पिछले
फॉर्मूला में हमने के लगाया था। इसी तरीके से यहाँ पर एक और लगेगा जिसको कहेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये एक नियतांक है जिसको चुंबकीय शीलता कहते हैं, चुंबकशीलता। और डेल एल आई डी एल कर दो, आई पहले लिख दो अच्छा लगेगा, आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम बन जाएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है और इसी से हम सवाल करेंगे अगर हमें सवाल मिलते हैं इसके बारे में। तो भाई ये सवाल तो हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। इसको हमने मानना है, इसको 3 कर देंगे और इसको कर देंगे 4। ठीक, और ये होता पूरा कंप्लीट। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आज की क्लास में हम जानेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को, यानी कि जो ये चित्र आप देख रहे हैं इसी नियम को, इसी चित्र को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। पहले इसको पढ़ के समझते हैं, फिर मैं समझाऊंगा इसको। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो व उंगलियां तार पर लिपटी हो, तब लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस बस यहाँ तक की परिभाषा काम की हमारी। कहाँ से? यहाँ से। दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा इसको। ये क्या, मैक्सवेल जो वैज्ञानिक है इन्होंने बता दिया था ये नियम। इन्होंने क्यों दिया था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए इन्होंने ये वाला नियम दिया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन्होंने बताया अगर हम अपने दाएं हाथ में कोई विद्युत धारावाही चालक, जैसे मान लीजिए कि पेचकस हो गया, उसको हाथ में इस प्रकार पकड़ लें कि जो हमारा अंगूठा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, अंगूठा है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, यानी अंगूठा तो वही सीधा रहेगा ऊपर को, जैसे धारावाही चालक होगा वैसे ही उसको की तरफ को अंगूठा होगा। तो इसके अंदर करंट बह रहा है, नीचे से लेके ऊपर की ओर विद्युत धारा बह रही है इसके अंदर। तो क्या बताया कि जब वो बह रही है नीचे से ऊपर को, तो अंगूठा भी क्या होगा, उसी की दिशा में होगा। तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो और उंगलियां तार पर लिपटी हो। अच्छा, उंगलियों को तुम इस तरह से लपेट के रखोगे तो ये तार होगा जो पेचकस होगा तुम्हारा, उस पर लिपट जाएंगे ना, लिपट जाएंगे। तो जो उंगलियां हैं जो इस तरह से लिपटे हुए, यही क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से गोल गोल घूमती रहती हैं जैसे उंगलियां हमारी गोल गोल लिपटी हुई हैं। आगे क्या बोला, इसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्यू नियम भी कहते हैं। यदि हम किसी कॉर्कस्क्यू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाते हैं तब कॉर्कस्क्यू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे मैंने तक घूर्णन कहा था, घूमना, यानी कि जैसे घूमेगा इस तरीके से हमारा जो उंगलियां हैं, इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसी घूमती हैं। ये चित्र है, ये भी और ये भी, दोनों इसी बात को दर्शा रहे हैं कि यह हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इस नियम में बस कुछ नहीं रखा, बस थ्योरिकल था, तो इसलिए मैंने ये वाली क्लास लगा दिए, वरना तो मैं बोर्ड पे ही समझाता हूँ। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ का नियम। अब ये नियम ने क्या बोला है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके निकट वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। देखिए इस तरीके से ये चित्र आपको दिख रहा होगा। क्या बोला, अपने बाएं हाथ को, ये जो हाथ होगा हमारा कौन सा, बायां हाथ होगा, और इसके अंगूठे को और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ। ये अंगूठा रहा, इसके पास की दोनों उंगलियों इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत जानते हो, तीनों अगर हम देखने लगे तीनों पे 90 डिग्री का कोण, तो देखो ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से गया। इस तरीके से दो लाइनें बना लेंगे अपने, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी तरह से इस उंगली को भी फैलाओ इस तरीके से, इस उंगली से नाप के देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन जाएगा। यानी लंबवत का मतलब हो गया, मैं जैसे कि ये बना के दिखाऊं,
अगर कोई लाइन ऐसे खींची है तो दूसरी लाइन वो ऐसे खींचेगी, तो ये लंबवत है। और कोई लाइन इस तरह से खींची है तो अगली लाइन ऐसे खींच सकती है या फिर ऐसे खींच सकती है। तो कुल मिला के ये है कि हर दो लाइनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, तो उसे कहते हैं लंबवत। तो लंबवत रखी जाए, इस तरह से फैलाओ अंगूठे को और उसके पास की दोनों उंगलियों को, वो तीनों तीनों कैसे हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, ये वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, बीच वाली उंगली आगे ना, ये वाली दो का अंगूठा और इन दोनों के बीच में बीच की हो गई। दूसरी उंगली जिसको मध्यमा कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी, ठीक है। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताएगा। जब ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, ये वाली उंगली विद्युत धारा को दिखाएगी, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, बल को दिखाएगा। कौन से, चालक पर लगने वाला बल को दिखाएगा। ये चित्र आप देख लीजिए ध्यान से, बस हो गया ये नियम। इतना छोटे से ये दो नियम थे थ्योरिकल। इसको कहते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, और जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वो मैक्सवेल वाला था, ठीक। तो ये है फ्लेमिंग का। आज का टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, कि भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हम इसको आज जानने वाले हैं। तो भाई समझते हैं क्या होता है ये। तो मैंने पहले से परिभाषा शॉर्ट करके, जो एग्जाम के हिसाब से अच्छी रहती है, मैंने लिख रखा है पहले से, उसी को समझाऊंगा। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र एक जैसी हो, बराबर हो सब जगह, ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा है कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यानी रखा हुआ किसी तल सतह से होकर गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई तल है, कोई जगह है, जैसे कि मान लो कि ये जगह बनी हुई है इसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और इसके अंदर से कितने बल रेखाएं निकल के जा रही हैं, कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल जा रही है, इनकी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। यानी कि किसी क्षेत्र से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर के जा रही हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दिखाते हैं, किससे, फाई से, फाई, इसे फाई से दिखाते हैं। इस तरीके से ऐसे करके बनाएंगे और इस तरीके से कट कर देंगे, इसे कहते हैं फाई, फाई से दिखाते हैं। आगे देखिए, अब हमने इसका फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया। मान लो कि जो सतह है उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और चुंबकीय क्षेत्र बी में ये क्षेत्रफल रखा हुआ है, यानी ये सतह रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं। तब इससे जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या होगी, बी ए होगी, बी ए, बी ए। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को दिखाते हैं फाई से, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। एक फॉर्मूला बनके ये तैयार हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से जो तल है, जो सतह है, वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि वो कुछ झुकाव पे है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ ना, झुकाव है। तो भाई तो फॉर्मूला बन जाए फाई बराबर बी ए कोस थीटा। फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इसी बात पे अब हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि सवाल किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो सवाल मैंने भी लिख रखा पहले से। किसी तार की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.9 है, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर ली तो ए का मान तो मिल गया अपनों को 0.9 मीटर स्क्वायर मात्रक है इसका। तो 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बी का मान दे दिया है यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात -2। ये इतना नोट करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध यानी बिल्कुल कंप्लीट चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। फाई का मान हमसे पूछा है कि फाई बताओ कितना होगा। अगर यदि देखो कुंडली का तल क्षेत्र के अनुदिश हो, और दूसरा सवाल
क्षेत्र के लंबवत हो। तो भाई सिंपल सा तरीका यह है, अगर अनुदिश कहा है तो थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर पहले में अनुदिश का बोला है तो 0 ले लेंगे थीटा का मान। और फाई बराबर क्या होता है, बी ए, लेकिन थीटा का जिक्र होगा तो कोस थीटा, बी ए फाई बराबर बी ए कोस थीटा। तो b का मान अपने पास है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और कोस थीटा का मान हो गया 0। ए का मान तो लगा दो, ए का मान, ए लाइन पूरी कट कर देता हूँ। b का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और a का मान हो गया 0.9, और कोस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे को 10 बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 नेम 18 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये वाला 10 नीचे है, ऊपर को लेके जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस की 1 इसकी घात हो जाएगी, और कोस 0 का मान होता है 1। अब पेज पलटते हैं इसका, तो कितना आ चुका था अपने पास आ गया था 5 बराबर 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 गुणा 1। हम यहाँ तक आ चुके थे। अब देखो ये माइनस के 1 की घात है, ये माइनस के 2 है। जब आधार सेम हो, आधार मतलब घातों को छोड़ के नीचे वाला जो भी है वो सेम है, तो कंडीशन क्या होती है कि आधार को लिखो और उसकी घातों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1, और 18 एकन 18 इस तरीके से। तो कितना बनेगा ये, 18 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगर हमें ये आंसर पॉइंटों में लेके आना है, आंसर को अगर हमें पॉइंटों में लेकर आना है तो क्या करना होगा, अब हमें पॉइंटों में लाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1.8 लिखेंगे हम, पॉइंटों में आंसर लेकर आएंगे तो इसकी घात क्या करेंगे, एक को, इसकी एक घात को हम कम कर देंगे, 3 की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब ये बड़ा डाउट रहता है सभी को, एक बात समझिए, अगर हमें पॉइंटों के बाद आंसर लाना है तो इधर साइड से हम काउंटिंग करते हैं कि कितने अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना है। मेरे कंडीशन में देखो, मेरे सवाल के हिसाब से तो मुझे पॉइंट जो लगाना 1 के बाद लगाना, यानी 8 से पहले लगाना है, यानी 1 अंक से पहले, 1 नंबर से पहले लगाना है 1 अंक। तो भाई अगर घात यहाँ पर माइनस में चल रही हैं तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे, यहाँ 3 से क्या हो गई, 2 हो गई। अगर मान लीजिए ये माइनस यहाँ पर ना होता तो घात मेरी यहाँ पे 1 बढ़ जाती, 3 के बदले में क्या हो जाती, 4 हो जाती। जैसे कि मान लो अगर ये सवाल ऐसा होता, 18 गुणा 10 की घात 3 होता और मुझे आंसर पॉइंटों में चाहिए होता था, तो मैं क्या करता, 1.8 गुणा 10 की घात 4 कर देता, 1 बढ़ा देता, तो मेरा आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, पहला सवाल हमारा ये हुआ कंप्लीट। दूसरा सवाल क्या बोला है, दूसरे में लंबवत हो, क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, यानी थीटा का मान आपकी शीट ने दे दिया 90 दे दिया है लंबवत में। तो फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर लेंगे हम। फॉर्मूला होता है 5 बराबर बी ए कोस थीटा। तो बी का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और ए का मान हो गया 0.9, और कोस थीटा का मान 90। तो भाई यहाँ पर गुणा कर लो, 9 की 2 की 9 दूनी 18 हो जाएगा, पॉइंट है बीच में लगा दो, 10 की घात माइनस का 2। ये काम हम इसमें भी कर सकते थे लेकिन हमने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोस 90 का मान होता है 0, और जब किसी भी सवाल में 0 से गुणा करते हैं तो सारा का सारा 0, खत्म कहानी, आंसर आ गया इसका 0। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी यहीं तक होती है, क्लास हमारी एंड होती है। धन्यवाद।